केन्स क्या कह गया? सबसे पहले एक्स एंटे और एक्सपोस्ट। एक्स एंटे मतलब एंटीसिपेटेड, एंटे में छुपा है एंटीसिपेटेड वर्ड। एक्सपोस्ट मतलब जो हो गया, जो चैप्टर 6.1 पढ़ा हमने वो क्या था? एक्सपोस्ट एक्स एंटे। एक्सपोस्ट जेटा डाटा हो गया जिन्हें प्रोडक्शन होगी। पर केन्जियन थ्योरी क्या कह रहा है? एंटीसिपेटेड नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए आइडियली। केन्जियन थ्योरी एक्स एंटे निकालेगा, आइडियल आउटपुट कितनी होनी चाहिए किसी इकोनॉमी में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बस ठीक है। अच्छा, इधर करेंगे अपन या तो 2 सेक्टर मॉडल या फिर 3 सेक्टर मॉडल या फिर 4। दो में कौन कौन होंगे? 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन होंगे? हाउस होल्ड एंड 3 में एक्स्ट्रा क्या आएगी? गवर्नमेंट। 4 में एक्स्ट्रा क्या आएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इधर हाउस होल्ड एंड बिजनेस एंटिटी, बिजनेस फर्म्स। तो 2 सेक्टर मॉडल में कौन होगा? दो, एक तो हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स। अच्छा, 2 सेक्टर मॉडल में ना दो चलते हैं, एक तो सिंपल वाला 2 सेक्टर मॉडल, एक तो सिंपल वाला 2 सेक्टर मॉडल। जब हम बोलते हैं सिंपल वाला 2 सेक्टर मॉडल, तो इसमें हम एज्यूम क्या करके चलते हैं कि कोई सेविंग नहीं होगी। सेविंग कितनी होगी? 0। इधर हम मान के चलते हैं कि सेविंग कितनी होगी? 0। कहां पे? सिंपल वाले 2 सेक्टर मॉडल में सेविंग इक्वल टू 0। और अगर सेविंग 0 तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कितनी होगी? 0। देखो, हाउस होल्ड जो है हम मान के चलते हैं कि जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, कौन ओन करता है ये चारों फैक्टर्स? हाउस होल्ड। ओन, ऑनर कौन है? हाउस होल्ड। इनको यूज कौन करती है? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी इनको यूज करने के लिए क्या पे करती है इनको? फैक्टर पेमेंट्स। मरण फादर का फोन है, मेरे फादर का है। बिजनेस एंटिटी इनको यूज बिजनेस एंटिटी इनको यूज करने के लिए क्या पे करती है इनको? फैक्टर पेमेंट। हेलो, सिंपल वाले 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ओन करते हैं, ये इनको यूज करने के लिए देते हैं, ये इनको क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट। फिर इधर बिजनेस एंटिटी क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स। गुड्स इनको सेल करती है, गुड्स या सर्विस, और ये इनको क्या करते हैं? गुड्स के लिए पे। बस, रियल फ्लो इतना ही होगा। अच्छा, इसमें रियल और मनी फ्लो क्या है? इधर से इधर गुड्स गए बिजनेस से हाउस होल्ड में, ये क्या आ गया? रियल फ्लो। उधर से फैक्टर्स किसने दिए? हाउस होल्ड ने किसको दिए? बिजनेस को, ये हो गया रियल फ्लो। पैसा, फैक्टर पेमेंट किससे गया? बिजनेस से हाउस होल्ड, ये क्या होगी? मनी फ्लो ऑफ द फैक्टर पेमेंट। उधर से गुड्स के लिए जो पैसा गया ये हो गया मनी फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द बिजनेस एंटिटी। तो एक आपका रियल फ्लो और एक आपका मनी फ्लो। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। हाउस होल्ड वाले क्या डिमांड करेंगे? गुड्स। और ये बिजनेस एंटिटी क्या प्रोड्यूस करेंगे? आउटपुट। तो जहां पे एडी इज इक्वल टू एस रहेगा, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या रहेगी? इनकम। तो वहां पे क्या आ जाएगी आपकी, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ਜਿਹੜਾ C+I ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦਾ भी इन्वेस्टमेंट अगर हो सेविंग अगर हो। इधर इन्वेस्टमेंट और सेविंग 0 है 2 सेक्टर मॉडल में, बेसिक बात कर रहे हैं। जेडी कमाई करांगे अगले विषय बात करते हैं। इधर तो क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना आपका? 0। तो क्योंकि 0 तो y इक्वल टू क्या रह गया आपका? C। सिंपल वाले 2 सेक्टर मॉडल की बात यह है कि इधर गवर्नमेंट है नहीं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बस सिंपल बात इतनी है कहानी इसमें। दो फ्लो चल रहे हैं, एक तो रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। इंजेक्शन लीकेज है नहीं, क्योंकि इंजेक्शन मतलब क्या होता है आपकी? इन्वेस्टमेंट, और लीकेज मतलब क्या होती है? सेविंग। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्या है? 0। तो इंजेक्शन और लीकेज है नहीं कोई। जितना रियल फ्लो उतना ही क्या है? मनी फ्लो। चलो, अब एग्रीगेट सप्लाई
जितनी इनकम अर्न करांगे, इनकम का क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कह लो या इनकम कह लो। इनकम का क्या करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब सर एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड मतलब जितना कंजम्पशन करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कंजम्पशन में क्या आएगा, दो चीजें, एक तो जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन करनी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन करनी है। दूसरा बी या फिर एमपीसी ऑफ वाई, बी वाई मतलब इनकम का कितने परसेंटेज और खर्च कर देंगे। व्हाट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 0.8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकम का 80% लोग खर्च कर देते हैं अपना। तो एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होनी है, इसके अलावा इनकम का कुछ परसेंटेज आप खर्च करेंगे। यहाँ पे जो इनकम उठानी है कौन सी उठानी है आपने, डिस्पोजेबल इनकम उठानी है, मतलब आपका नेट ऑफ इनकम टैक्स पे करने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। ए इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ए को बचपन में आप सी बार बोलते थे, इधर आईसीए वाले क्या उसको बोलते हैं ए, बात सेम ही है। बी जिसको आप बचपन में क्या बोलते थे, एमपीसी, या ए इज इक्वल टू बी प्लस वाई डी, या फिर सी बार प्लस एमपीसी इंटू डिस्पोजेबल इनकम, एमपीसी इंटू डिस्पोजेबल इनकम। अब इसकी कंजम्पशन फंक्शन की फोटो कैसे बनेगी, इधर हम क्या बना रहे हैं, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या बना रहे हैं, कंजम्पशन। इनकम अगर जीरो भी होगी तो भी आप कुछ तो खर्च करोगे ही, ए जितना। उसके अलावा क्या होता जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। दिस इज योर सी का चार्ट। कंजम्पशन कितनी होगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, पर कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। इसको क्या बोल देते हैं आप, ए इंटरसेप्ट, या तो ए इंटरसेप्ट या फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ठीक है जी, आगे एमपीसी कैसे निकाला आपने, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अच्छा, एमपीसी क्या है, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन लाइन की स्लोप क्या है, एमपीसी। ये लाइन स्ट्रेट रहती है, कर्व बनती है, स्ट्रेट लाइन रहती है, कर्व बनती है। एमपीसी कांस्टेंट रहती है, चेंज होती रहती है, कांस्टेंट रहती है तभी करके स्ट्रेट लाइन रहती है। और अगर एमपीसी चेंज होती रहती, स्लोप बन जाती, मतलब कर्व बन जाती। एक स्ट्रेट लाइन रहती है ये, क्योंकि एमपीसी आपकी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद अच्छा सर, कंजम्पशन के अलावा क्या होती है आपकी, सेविंग। इनकम जीरो है तो कुछ तो खर्च करांगे ही, किमें खर्च करांगे, यूजिंग योर पुरानिया सेविंग्स। तो ये इनकम, अगर जीरो इनकम है तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, माइनस ए, जितनी कंजम्पशन उतनी नेगेटिव सेविंग। और जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपका इधर आता रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, जितनी इनकम उतनी क्या होगी कंजम्पशन, सेविंग कितनी होगी, जीरो। इस पॉइंट पे जितनी इनकम उतनी क्या होगी कंजम्पशन, और उसके ऊपर गए तो क्या हो गया, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन घट है तो सेविंग ज्यादा हो गई, सेविंग होने लगी। चलो, ये जो स्लोप बनाई है हमने, सेविंग की लाइन बनाई है। अब जैसे कंजम्पशन फंक्शन था आपका, कंजम्पशन फंक्शन क्या था कि ए तो करनी है प्लस एमपी सी ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, या फिर हमने बोला था सी बार प्लस इधर बी, इधर एमपी सी वाई डी। सिमिलरली सेविंग फंक्शन क्या रहेगा, उधर ए प्लस था, इधर ए माइनस था, और इधर क्या था, एमपी सी प्लस एमपीएस इंटू वाई डी। एमपीएस को कैसे लिख सकते हैं, क्या वन माइनस बी भी बोल सकते हैं, माइनस ए, वन माइनस बी,
क्योंकि एमपीसी और एमपीएस क्या बन जाता है, मतलब आप इनकम का क्या करते हो, या तो कंजम्पशन या फिर सेविंग, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ सेविंग कर लांगे, तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या बन जाएगा 1। ठीक है जी, इतना ठीक हो गया। सेविंग फंक्शन इधर लिखा नहीं होता, आपने लिख लिया था। सेविंग फंक्शन बुक में लिखा नहीं हुआ था, आपने लिख लिया, पिछले पेज पे लिख लिया सी ਆਪਾਂ माइनस सी प्लस एमपीएस ब्रैकेट वाई, यानी खो तरीके नाल भी लिख लो, माइनस सी बार या फिर आई कह लो माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई डी। अच्छा जैसे 1 माइनस बी रखे थे, ए प्लस आऊगा कि माइनस आऊगा, प्लस ही रहूगा। एक तो सेविंग नेगेटिव होगी, एक इनकम दा एमपीसी हटा के वो सेविंग हो जाएगी, तो दो सेविंग्स होंगे, तो प्लस ही रहूगा। अगला सर, व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टोटल कंजम्पशन कितनी हो रही है और टोटल इनकम कितनी है, एवरेज इनकम का कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं। एमपीसी तो कांस्टेंट रहता है, एपीसी भी कांस्टेंट रहता है क्या, तो ये रहा आपका डाटा कुछ, एपीसी तो चेंज होता रहेगा, एपीएस चेंज होता रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, एमपीसी और एमपीएस, एपीसी और एपीएस ये कांस्टेंट नहीं रहते, किवें हाँ घटी जाती है, पर जीरो हो जाऊगी, कंजम्पशन तो करूगा ही बंदा, प्रपोर्शन घट रहे है, जिवें जिवें इनकम बाहली वधी जाऊ किन्ने परसेंट खर्च कर लांगे, घट ही खर्च करांगे, उवें घटी जाता है। ये हो गए चारों पॉइंट्स, चले आगे। रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग, अच्छा दोनों बराबर है तो सेविंग कितनी होगी, जीरो। इनकम ज्यादा है तो सेविंग पॉजिटिव, इनकम कम है तो सेविंग नेगेटिव, डिस सेविंग बोलते हैं इसे। बस ये फोटो आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा इसमें एक और, जेडी ये फोटो बनाई हमने, ये तो सी है, ये क्या आ जाएगी आपकी इनकम की लाइन, इनकम की लाइन, जिधर ये वाई और सी बराबर होंगे, इधर क्या है वाई और सी बराबर, और इधर सेविंग क्या होगी, जीरो। ये इनकम की लाइन है यार, ये इनकम की लाइन बनाई है, हेलो, ये इनकम की लाइन बनाई है, इनकम की लाइन मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और सी मतलब आपका जहाँ पे ए और डी बराबर है, ए डी और ए एस है, ए डी स्टैंड फॉर सी और ए एस स्टैंड फॉर वाई, जितनी इनकम उतना क्या होगी कंजम्पशन, तो सेविंग क्या रहेगी आपकी जीरो, जीरो हो गई, और जहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए एस रहेगा वहां पे क्या बनेगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलो इक्विलिब्रियम अगले पेज पे करते हैं, इधर बस इतना किया कि y इज इक्वल टू जिधर मीट करके उधर सेविंग क्या हो गई जीरो, और बाकी लेवल पे क्या था, इनकम ज्यादा और कंजम्पशन घट है, तो सेविंग की होगी पॉजिटिव, जिन्ना आ गैप उन्ना आ गैप, इधर क्या है कंजम्पशन ज्यादा और इनकम घट, जिन्ना ज्यादा कंजम्पशन है उन्नी आ नेगेटिव सेविंग है, सेम गैप। अगले पेज पे चलो, अगले पेज पे आएंगे तो हमने देखा
कुछ कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। क्या क्या कांस्टेंट रहता है? ਆਪਾਂ शॉर्ट रन में खड़े हैं तो शॉर्ट रन में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा? एक था आई, एक जी, एक एक्स, मतलब क्या क्या वेरिएट करता रहेगा। देखो अपन एक्सपेंडिचर मेथड के वेरिएबल्स उठा रहे हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर मेथड के वेरिएबल थे? खर्चे वाले, कंजम्पशन, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारे एलिमेंट्स थे। ये जो कांस्टेंट केड़ा केड़ा है? एक तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है और एक एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, एक जी भी कांस्टेंट है। कंजम्पशन लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों का कंजम्पशन ਵਧਾਣ के। सी मतलब क्या? लोग खर्चा कर रहे हैं ऑन द कल इंडियन गुड्स के फॉरेन गुड्स आल्सो। तो कंजम्पशन जा रहा था, फॉरेन गुड्स भी ਵਧਾ ही रहे होंगे, इंपोर्ट भी ਵਧਾ रहे होंगे, ताई करके इंपोर्ट भी चेंज हो रहे हैं। तो आ भी चेंज हो रहे थे, आ भी चेंज हो रहे हैं। तो जी, आई और एक्स ये कांस्टेंट रहेंगे। चेंज क्या होगा? बस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ इंपोर्ट भी चेंज। ये दो चेंज हो गए, तीन कांस्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो कांस्टेंट वाला पता होना चाहिए हमें। अच्छा, इसके अलावा लोग डिमांड क्या करेंगे? हमारी एक फोटो बनी पड़ी है। एग्रीगेट डिमांड मतलब लोग डिमांड क्या करेंगे? या तो कंजम्पशन गुड या फिर कौन सा? इन्वेस्टमेंट गुड। दो ही चीजें डिमांड करेंगे। लोग दी जेडी आउटपुट जितनी, एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितनी आउटपुट बनेगी, आउटपुट जितनी बनेगी उतनी इनकम होगी। इनकम का क्या करेंगे? या तो कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। हम कहते हैं सर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे एडी इज इक्वल टू क्या रहेगा? एएस। एडी मतलब क्या? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस मतलब क्या? सी प्लस एस। सी तो दोनों पासे कट गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट या तो जहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस या फिर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो वहां पे क्या रहेगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट? या तो एडी इक्वल टू एएस या फिर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। सिमिलरली थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होगा? थ्री सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट आ जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन आएगा? लोग कंज्यूम करेंगे या फिर गवर्नमेंट खर्चा करेगी या फिर आपका क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। उधर से जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होगी उसका क्या करेंगे? या तो कंज्यूम या फिर सेव। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस या फिर सी प्लस जी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये आपस में कट गया। तो जी प्लस आई इज इक्वल टू जहाँ पे एस रहेगा, ये भी क्या बन जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इन दो केसेस में होगा। और फोर सेक्टर में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड, एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्लस जी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। गवर्नमेंट है तो इधर टैक्स, जेडी इनकम अर्न कराएंगे, इनकम में से क्या कर देंगे? सबसे पहले टैक्स, सरकार को टैक्स दे देंगे, बकाया कंज्यूम कर लेंगे, बैलेंस सेव कर लेंगे। तीन एलिमेंट्स। तो इधर आपको कि एस प्लस टी आएगा इधर एग्रीगेट सप्लाई में। फिर से जितनी इनकम, सबसे पहले सरकार को टैक्स दे देंगे, फिर कंज्यूम कर लेंगे, बैलेंस सेव कर लेंगे। तो इनकम के तीन टुकड़े होंगे। एड इज इक्वल टू एस रहेगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू टी प्लस सी प्लस एस। सी और सी दोनों कट गया, एम माइनस उधर जाके प्लस हो गया। जी प्लस आई प्लस एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस एम। तो ये भी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी। इसमें मेरे को बताना कांस्टेंट कौन कौन सा था? जी क्या था? कांस्टेंट। आई क्या था? कांस्टेंट। एक्स क्या है? कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट थे। और ये टैक्सेस क्या है? कांस्टेंट के वेरिएबल। टैक्सेस वेरिएबल है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्सेस कलेक्शन बढ़ेगी सरकार की। सेविंग वेरिएबल और इंपोर्ट भी वेरिएबल। तो तीनों वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है जी। टू सेक्टर मॉडल में एक बार फिर से बताना। एडी इज इक्वल टू, एडी में क्या आ गया? सी प्लस आई। एएस में क्या आ गया? सी प्लस एस। गवर्नमेंट है नहीं, टैक्सेस है नहीं। ये कट गया तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो इधर जहाँ पे हम लिख रहे थे वेरिएबल जो रहेंगे, सी चेंजेस है, एम चेंजेस, आई चेंजेस। चलो
इधर लिखा हुआ ना ये 3 कांस्टेंट है, तो सी, एम और टी ये क्या है? तीनों वेरिएबल्स। सी एस बी, सी एम टी एस नहीं, सी भी वेरिएबल ही है, सही है। एम टी एस हो गए 3 एलिमेंट, सी भी वेरिएबल ही है, सी एस टी एम, ये 4 चीजें वेरिएबल है, 3 चीजें वो कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम वाले 2 पोजीशनें पता लग गई। इस चैप्टर में हमने क्या देखा? पहले तो कंजम्पशन फंक्शन याद ध्यान होना चाहिए, फिर सेविंग फंक्शन ध्यान होना चाहिए, फिर 2 3 4 सेक्टर मॉडल ध्यान होना चाहिए, फिर एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या क्या बनेगी। इतों तक इन्नी चीज़ां ध्यान होनी चाहिए। उदू बाद आ गया इन्हों की एक्सप्लेनेशन है, जी टर्म्स है जो हमने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा है, वही इनकी एक्सप्लेनेशन है कि सी मतलब क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई मतलब क्या, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चलो अब फोटो पे आ जाओ। फोटो कैसे बनानी है? सबसे पहले ये तो इनकम आ गई, इनकम कह लो या फिर एग्रीगेट सप्लाई कह लो। उसके बाद सी क्या क्या आपका, सी की कर्व ऐसे बनेगी, सी ऐसे सी बन रही है तो इधर क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है जी। हेलो, हाँ जी। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? कांस्टेंट। आ कंजम्पशन दी लाइन तो सी प्लस आई ऐसा बन गया कुछ, सी प्लस आई, और सी प्लस आई क्या बन गया आपका? एग्रीगेट डिमांड, और ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ पे मीट करेंगे AD इज इक्वल टू AS, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? इक्विलिब्रियम। और जहाँ पे y इज इक्वल टू C होगा वहां पे सेविंग क्या होगी? 0। तो मतलब ये फोटो एस की कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि इधर कट करना चाहिए, तो जहाँ पे y इज इक्वल टू C सेविंग क्या हो गई? 0। ये तो हमने बना दी सेविंग की लाइन। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट की लाइन बनाओगे ऐसे कुछ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या आपका? कांस्टेंट। और हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम 2 जगह पे, या तो AD इज इक्वल टू AS या फिर C इज इक्वल टू I इज इक्वल टू S। मुझे सेठी क्यों कंटिन्यूसली बोली जा रहा है? ये थोड़ा ध्यान की रखना है, जेडी एग्रीगेट डिमांड आपको +2 में सिर्फ 2 सेक्टर था, 3 और 4 तो नहीं था। हाँ तो ध्यान दो ना फिर, जो ऊपर वाली फोटो बनानी है और नीचे वाली 2 फोटो बनानी है। ऊपर वाली फोटो में क्या, एग्रीगेट डिमांड के जेडी एलिमेंट्स है ऊपर वाली फोटो च, एग्रीगेट डिमांड के एलिमेंट्स, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऊपर वाली फोटो च, और जो सेकंड इक्विलिब्रियम है वो नीचे वाली फोटो च। इक्विलिब्रियम आप 2 तरीके दिखाना है, या तो AD इक्वल टू AS या फिर I इज इक्वल टू S। सिमिलरली इधर 2 फोटो बनेंगी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाओगे। ऊपर वाली फोटो पहले तो AS बना दिया, फिर C प्लस कल्ला C दिखा दिया, कल्ला C दिखा दिया, फिर C प्लस I दिखा दिया। इधर क्या आ गया? एक और चीज आ गई, G भी आ गया, तो C प्लस I प्लस G, एग्रीगेट डिमांड में क्या आएगा? C प्लस I प्लस G। और हमने पढ़ा था कांस्टेंट क्या क्या था हमारा, एक तो इन्वेस्टमेंट क्या है कांस्टेंट, G क्या है कांस्टेंट? IG और X, IGX, IGX क्या है? कांस्टेंट। और G भी कांस्टेंट, तो G भी ऐसे रह गया। C प्लस I प्लस G, ये क्या बन गया आपका? एग्रीगेट
डिमांड, और जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गई, ये क्या बन गया आपका इक्विलिब्रियम। जिथे आ इक्विलिब्रियम आ गया उत्थे ही थले की करके दिखाना है। इक्विलिब्रियम दो तरीके का था, या तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर जी प्लस आई एस प्लस टी। जी और आई तो कांस्टेंट थे, तो जी ते आई की फोटो क्यों बनोगी, एक ऐसी और एक ऐसी, ये कल्ला आई, ये जी प्लस आई, एक कल्ला आई और एक जी प्लस आई। एस और टी, ये जो इकट्ठी फोटो बना दोगे एस टी की बना दोगे ऐसी। दिस इज योर एस प्लस टी, इकट्ठी फोटो। एक तो इकट्ठी फोटो बना दी एस प्लस टी की, एक आई खाली और एक आई प्लस जी, आई खाली और एक आई प्लस जी। जिथे ऊपर कट कर रहे हैं एडी इक्वल टू एस, उथे थले कट करनी है एस प्लस टी। एस प्लस टी उधर क्या, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम हो गए दोनों, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना है। तो ये रही आपकी फोटो। अब 4 सेक्टर में क्या बनेगा, 4 सेक्टर में ध्यान से दिमाग लगा के बताना। पहले तो 4 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट। एग्रीगेट सप्लाई में माइनस एम, सी प्लस एस प्लस टी। इंपोर्ट उधर माइनस का था, इधर क्या हो गया प्लस, इधर सी से सी कटा गया, तो क्या रह गया आपका, ये रह गए। और ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही क्या है वेरिएबल। तो एक इक्विलिब्रियम उपरला एक थलड़ा, जेड़ा उपरला उपरली फोटो च, ये कौन सी कर्व बन गई एस, ये कौन सी कर्व बन गई सी। सी में हमने क्या क्या जोड़ना है, एग्रीगेट डिमांड बनानी है, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आएगा, सी में क्या कुछ जोड़ोगे, जी भी जोड़ोगे, सी प्लस जी, सी प्लस जी प्लस आई, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, सारा कुछ आ गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये क्या बन गया आपका एग्रीगेट डिमांड। नीचे वाली नहीं भी बनाते तो भी चलता, पर बुक में जेडी फोटो है वो ऐसी कुछ है, इधर नहीं दिखाया, इधर सारे एलिमेंट दिखाता रहा। एंड ते सोचिया चक दोगे तभी चलूगा, दिखा दोगे तभी चलूगा। तो जहाँ पे मीट करके एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये क्या बन गया आपका इक्विलिब्रियम। एडी इक्वल टू एस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। जिधर ये इक्विलिब्रियम आ रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और इक्विलिब्रियम दिखाओगे नीचे, नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, जेडे वेरिएबल है लाइन थल्ले नु, मतलब नीचे से ऊपर को, और जेडे कांस्टेंट होने सीधी लाइन है, कांस्टेंट केड़ा है जी आई और एक्स, जी आई ना बनाओ कल्ला आई बना दो, मतलब 2 सेक्टर मॉडल च पहला आई हुंदा सी, फिर 3 सेक्टर जाके आई प्लस जी हो गया, फिर 4 सेक्टर जाके आई प्लस जी प्लस एक्स हो गया। जिथे आ कट कर रहे हैं इथों एक वेरिएबल वाली लाइन बना दो, वेरिएबल वाली लाइन केड़ी केड़ी है एस प्लस टी प्लस एम। जिथे उत्ते एडी इक्वल टू ए सी, उत्थे आ हो गया आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम, ये भी क्या हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी फोटो ऐसे बन गई। वेरिएबल वाली फोटो उत्ते नूं जांदी, वेरिएबल वाली लाइन उत्ते नूं जांदी, कांस्टेंट वाली लाइन सीधियां, कांस्टेंट वाली सीधी लाइन, वेरिएबल वाली लाइन उत्ते नूं जांदी। निचली फोटो, ऊपरली फोटो ए एस नीचे से जाएगा, एग्रीगेट डिमांड ऐसे आएगा, वो भी पता है। सिंपल फंडा पता है क्या करो, लास्ट बना रहा हूँ, ये बात नहीं लास्ट, पता है की करो पहला, पहला फोटो बना लो, दिस इज योर ए एस, दिस इज योर एडी, जिधर ये मीट करके उस उधर ही नीचे भी इक्विलिब्रियम होगा। फोटो वहीं बनाओ, बस नाम अड्डर दे देंगे। कांस्टेंट लाइन एक इधरों आई वाली लाइन, एक इधरों आवला इक्विलिब्रियम, एक इधरों आवला इक्विलिब्रियम। फोटो आपकी कुछ ऐसी बनेगी। अब 2 सेक्टर है, 3 सेक्टर है, 4 सेक्टर है, उस हिसाब से नाम दे दो। किसको नाम दोगे,
एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या एलिमेंट आएंगे अगर 4 सेक्टर है तो? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये नाम दे दो इसको। इधर आप बोल देना बस AD इज इक्वल टू उन केड़े लगा के देना। अब तो वो भी लगा दी। अब अंदर बाहर कर रहा है इसका, मैंने तो देखो ये भी लगा दिया। इधर ही कर लो एक कांस्टेंट ते एक वेरिएबल वाली लाइन। कांस्टेंट वाले एलिमेंट केड़े केड़े सी? जेड़े कांस्टेंट वाले एलिमेंट सी G प्लस आई प्लस कांस्टेंट वाली लाइन वहां नाम देता। वेरिएबल वाले एलिमेंट केड़े केड़े सी? S प्लस T प्लस M, वेरिएबल वाले नाम हो देता। फोटो वही बनानी है, डिपेंडिंग ऑन 2 3 4 सेक्टर एलिमेंट्स को नाम दे दिया। कांस्टेंट वाले केड़े आवले, वेरिएबल वाले केड़े आवले, एग्रीगेट डिमांड के एलिमेंट्स आवले, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई, काम खत्म। आप फोटो बन गई, कैसे बनानी है? फोटो वहीं बनानी है, नाम बदलने हैं बस। चले अगले पेज पे। नेक्स्ट सर, व्हाट इज लीकेज या इंजेक्शन? इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो में से पैसा बाहर जाएगा तो लीकेज, सर्कुलर फ्लो में पैसा आएगा तो इंजेक्शन। गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी सर, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी जी, इंजेक्शन। बाहर वाले बंदे मतलब अगर आप एक्सपोर्ट किया था बाहरों पैसा इंडिया जा गया तो क्या हो गया? इंजेक्शन। और अगर इंपोर्ट हो गया फिर लीकेज। इंपोर्ट हो गया मतलब पैसा बाहर गया, लीकेज। सेविंग अगर होगी तो लीकेज, इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो इंजेक्शन। तो बस पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या लीकेज है और क्या इंजेक्शन है। टैक्सेस अगर पे कर दिए तो लीकेज, सरकार को टैक्स पैसा पे कर दिया। इकोनॉमी जो पैसा चला गया तो लीकेज, इकोनॉमी में पैसा आ गया तो इंजेक्शन। इकोनॉमी मतलब पब्लिक के हाथ में, सर्कुलर जो पैसा घूमेगा। पब्लिक के हाथ में पैसा आ गया तो इंजेक्शन, पब्लिक के हाथ से पैसा चला गया तो लीकेज। इंपोर्ट में क्या है, इंजेक्शन या लीकेज? इंपोर्ट। इंपोर्ट कितना तो पैसा गया तो लीकेज, इंपोर्ट क्या गया लीकेज। अब 3 सेक्टर में तो इंपोर्ट होता ही नहीं और 2 सेक्टर में टैक्स नहीं होता, वो बस ध्यान रखना। लीकेज और इंजेक्शन पता लग गया। अगला AD इज इक्वल टू AS। कुछ एलिमेंट इंजेक्शन वाले रह गए, कुछ लीकेज वाले रह गए, ये बताना। G और I, G क्या था? इंजेक्शन है, लीकेज। G क्या था? G सरकार खर्चा कर रही है तो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो इंजेक्शन। I क्या था? वो भी क्या है? इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंजेक्शन। सेविंग क्या है? टैक्सेस क्या है? अगर देखा जाए इधर टीका पड़ा है ना, और इधर लीकेज है, इंजेक्शन और लीकेज। और इधर भी अगर देखा जाए तो व्हाट इज जी? जी और आई तो इंजेक्शन ही है। और एक्स, एक्स मतलब एक्सपोर्ट किया तो पैसा आया तो ये भी क्या हो गया? टीका और इज इक्वल टू लीकेज। इंपोर्ट भी क्या है? इंपोर्ट, इंपोर्ट अगर करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा तो लीकेज। तो जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है वही है, वो इंजेक्शन इज इक्वल टू लीकेज। आगे चले। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का गैप? इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? ये रहा। अगर आपकी लीकेज ज्यादा मतलब एग्रीगेट सप्लाई अगर ज्यादा है मतलब आउटपुट ज्यादा है पर एग्रीगेट डिमांड क्या है आपकी कम, मेरा मतलब कि होया आउटपुट अगर ज्यादा है डिमांड है नहीं मतलब अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तो दुकानदार की करूंगा
अगर माल उसका बिका नहीं तो अपनी आउटपुट सप्लाई घटाऊगा, आउटपुट प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन कितने ले आऊगा जितने एग्रीगेट डिमांड की होगी, एग्रीगेट सप्लाई चाहिए। तो सीन की है, कहते क्यू जितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती थी अगर सारे इंप्लॉयमेंट रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज सारे इंप्लॉय कर देते, फुल इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हो जाती, इतनी। अगर इतनी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती तो एग्रीगेट सप्लाई होती इतनी और एग्रीगेट डिमांड कितनी है, घट। फुल इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, घट, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा। डिमांड अगर घट होवे, सप्लाई ज्यादा होवे, तो लोग प्राइसेस भी घटाएंगे, मतलब है ना, तो डिफ्लेशन बोलते हैं वर्ड। पर अगर ऐसा हो जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अगर सारे लगा दें तो आउटपुट कितने प्रोड्यूस होगी, इतनी। जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होगी थे कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, घट। डिमांड ज्यादा तो क्या होने लगेगा, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तो इन्फ्लेशनरी गैप। डिमांड ज्यादा तो प्राइसेस बढ़ने लगे तो इन्फ्लेशनरी गैप, डिमांड अगर घट है तो डिफ्लेशनरी गैप बोल देना। पर जो तो थ्योरी लिखनी है तो चलो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਥਿਉਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈसेस ਘਟਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾइसेस नहीं घटाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप में हमने कहना कि प्राइसेस बढ़ा देंगे। कहानी कैसे चलेगी, कहते हैं अगर जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है सारे अगर लगा दे काम पे, कितनी आउटपुट प्रोड्यूस होगी, इतनी। जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होगी उतनी आउटपुट की डिमांड है क्या, नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। डिफ्लेशनरी गैप मतलब माल नहीं बिका, माल नहीं बिका तो सेलर क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, आउटपुट घटा दूगा। कितनी घटा दूगा, उतनी घटा दूगा जितने एग्रीगेट, जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी की प्रोड्यूस करो। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। पर जब मैं क्यू से Q1 पे आ जाऊंगा, क्या सारे रिसोर्सेज काम पे लगेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। पर सर इधर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट कितनी निकलती, इतनी, सारे रिसोर्सेज काम पे लग गए। पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, घट। क्या एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है इधर आने पे, क्यों नहीं बढ़ सकती, सारे रिसोर्सेज तो पहले ही इंप्लॉयड है। तो फिर आउटपुट तो नहीं बढ़ूगी, सिंपल की करांगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे, आउटपुट होनी पर प्राइस बढ़ाते। अब यहाँ पे जो मैंने वाई रखी है वो क्या रखी है, रुपीज की टर्म्स में। क्वांटिटी होनी है पर प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम इधर से इधर शिफ्ट होगी और कहाँ तक बढ़ जाएगी, जहां तक एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई नहीं होता वहां तक बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप है तो प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, डिफ्लेशनरी गैप है तो क्वांटिटी घटन लग जाओ, क्वांटिटी घटन लग जाओ, प्राइस नहीं घट दे, क्वांटिटी घटन लग जाओ। ठीक हो गया, क्या चीज की हमने, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है जहां पे, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई घट है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ at full employment of the resources aggregate demand is more than the aggregate supply, which leads to inflationary gap, which further leads to rise in the prices। और प्राइसेस कब तक बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे उससे क्या है, नॉमिनल आउटपुट बढ़ेगी, मतलब इनकम, नॉमिनल इनकम बढ़ेगी until new equilibrium is attained at E where AD is equal to S। बस ध्यान रखना मेरे, इन्फ्लेशनरी गैप में इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, और डिफ्लेशनरी गैप में ऐसा ना कहते ना प्राइसेस गिरेंगे, इधर क्या कहोगे आप, क्वांटिटी घटेगी। रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, बाय कटिंग द प्रोडक्शन लीडिंग टू डिक्रीज इन आउटपुट। ध्यान के रखना, उधर आउटपुट कट होगी, इधर प्राइसेस बढ़ेंगे, बस ये बात ध्यान रखना। चले आगे, दिस इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सीन क्या है, कर लेंगे सारा कुछ ही कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सीन क्या है, एग्जांपल के लिए आप इनकम का कितने परसेंट सेव कर लेते हो, 20%, 0.2, एमपीएस कितना है, 0.2। तो कितने गुना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। मतलब
एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया सेव किया, अगर 100 रुपया हमने सेव किया और इन्वेस्ट किया कहीं पे, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर हमने 100 सेव किया एंड बैंक में एफडी करा दी ना, 100 क्या है? इनकम। अगर हमारी 100 रुपए की इनकम है तो हम इनकम का क्या करेंगे? 20% सेव करेंगे और 80% खर्च करेंगे। 80% खर्च कर दिया तो लोगों की अगली इनकम कितनी हो गई? 80। जेडे बंदे की अगली इनकम हुई वो अगला 20 छड़ के फिर 80 का खर्चा कर दूंगा। तो टोटल करते करते किन्ने दी अपनी टोटल इनकम हो जाएगी? 500। इनिशियल इनकम कितनी सी? 500। टोटल इनकम कितनी होगी? इनिशियल इनकम कितनी? 100। टोटल कितनी होगी? 500। कितने गुना होगी? 5 गुना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 5। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? वेयर इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लीड टू प्रोपोर्शनेटली। स्टार्टिंग ऐसा था कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, ये 100 रुपया क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ये। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 100 रुपए थी। मतलब सरकार ने आकर के क्या कर दिया? 100 रुपए का खर्चा कर दिया। अगर सरकार ने आके खर्चा कर दिया 100 रुपए का, तो इकोनॉमी में टोटल इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी? 500 की। इट इज अ फिनोमिना वेयर इन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू प्रोपोर्शनल लार्जर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपए से, और नेशनल इनकम कितने से बढ़ गई? 500 से। कितने गुना बढ़ गई? 5 गुना। तो हमने क्या देखा? के इज इक्वल टू 1/MPS। ये जो फंडा निकाला ना हमने, के हमने देखा के इज इक्वल टू 1/MPS। अब एमपीएस को क्या बोलते हैं? क्या 1 - बी, 1 - MPC, या फिर 1 - बी? क्योंकि एमपीसी क्या था? बी बॉय, छोटा बी बॉय। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 - बी। चेंज है ना? अब अगर आपको चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाँ, इनकम कितनी चेंज होगी आपकी? 500, और इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई थी? 100। तो 5, वो भी ठीक है अपना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे 2-3 फॉर्मूले हो गए। एक, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा 1/1 - MPC, या फिर 1/MPS। या फिर एक और इधर ही लिख लो कि K इज इक्वल टू 1/1 - बी। ये भी इधर लिख लो, नीचे भी लिखा हुआ है वैसे, ऊपर भी लिख लो। एक कोई गल होगी क्योंकि MPC इज इक्वल टू बी। MPS अगर बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ूगा घटूगा? घटूगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। K इज इक्वल टू 1/MPS है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। तो MPS अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर घटूगा, इन्वर्स हो गया। और अगर MPC बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ूगा। तो MPC के साथ क्या है? पॉजिटिव रिलेशन, और MPS के साथ क्या है? नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन। आगे चले। अब ये तो हो गया पहला, K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। अब आ जाओ 2 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर मॉडल में। 3 सेक्टर मॉडल में जहां पे क्या हो? टैक्स। टैक्स क्या किया? जिन्ना आप खर्चा करना सी, एग्जाम्पल के लिए टैक्सेस कितने हैं? 30%। सुनियो, टैक्स कितना है हमारा? 30%। हम MPC कितनी करते थे? हम MPC लेट से 0.8 करते थे, ठीक है जी। पर अगर पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था? इनकम था 80% आप पे कर देते थे, खर्चा कर देते थे। अब टैक्सेस कितने चले गए? 30। इनकम कितनी कमाई आपने? 100। 100 का 30 तो क्या चला गया? टैक्स। कितना रह गया? 70। 70 का आगे 80% कितना हो गया? 0.56। तो अब रिवाइज MPC कितना रह गया? 0.56 ही रह गया। तो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहेंगे? 1/1 - 0.56। अब 0.56 कैसे आया? 1/1 माइनस MPC कितना था? 0.8। 0.8 ब्रैकेट 1 - T। तो कितना आ गया? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.56। 56 कह लो या फिर 1 - T कह लो। क्या है? बस समझ में आई आपको?
ये 1 माइनस टी वाला फंडा समझ में आ गया कि अगर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो लोग खर्चा कट कर पाएंगे, एमपीसी कट होगा बस, एमपीसी एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम कट जाएगा कि अगर टैक्स कितना हो गया 30 तो एमपीसी कितना रह जाएगा 0.56, तो एमपीसी ब्रैकेट 1 माइनस टी, और एमपीसी क्या था बी, बी ब्रैकेट 1 माइनस टी। अभी क्या आ गया, अगर इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट नाल की होना है, इंपोर्ट मतलब क्या, एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट, हमने प्लस क्यों किया, हाँ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀਸੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਐਮਪੀਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, व्हाट इज एम, बस जैसे टैक्स लीकेज था वैसे इंपोर्ट क्या है, लीकेज, वो टैक्सेस एंड इंपोर्ट आ लीकेज देयरफॉर रिड्यूस फ्रॉम एमपीसी कट होगी। इंपोर्ट अगर करेंगे तो बाहर खर्चा करेंगे, बाहर खर्चा करेंगे तो इंडिया में, हाँ बन गई बात। एम एम क्या है, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगवाएंगे, बाहर से मंगवाएंगे तो पैसा किधर चला गया, बाहर, पैसा अगर बाहर चला गया तो इंडिया में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बदना ही नहीं, तो कट गया। तो अगर इंपोर्ट होगा तो एमपीसी कटा दो, एमपीसी जो कटा दो, कंजम्पशन तो हो रही है पर बाहर जा रहा है ना पैसा, बाहर जा रहा है तो इंडिया में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो एमपीसी जो कटा दो, तो एमपीसी जो कटा देना चाहिए किसको, इंपोर्ट को, क्योंकि पैसा कहाँ पे जा रहा है बाहर। एज इंपोर्ट किया देयरफॉर पैसा गोन आउटसाइड इंडिया, लिखना है आपने, नहीं लिखना तो भी चलेगा। ले जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले लिखाओ, लिखे तो वही है, याद करने ना आपको, या तो टैक्स है नहीं, या टैक्स एग्जिस्ट करता है, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। अगर टैक्स नहीं है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, बी नहीं कहेंगे हम इसको, 1 माइनस एमपीसी। और अगर टैक्स है नहीं पर 3 सेक्टर मॉडल, तो उसमें तो टैक्स ही है ना, तो और तो क्या है ना, तो सेम ही रह गया। और अगर टैक्स होगा, देखो 2 सेक्टर मॉडल का गवर्नमेंट यानी फिर टैक्स होया ना होया एक बराबर या सेम ही रह गया। इधर क्या आएगा कि अगर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी ब्रैकेट 1 माइनस टी, तो टैक्स अगर 30% है तो एमपीसी 0.56 रह जाएगा, तो इंटू 70% कर दिया तो 0.56 रह गया। अब आ जाओ 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल में क्या आ गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ गया। एक्सपोर्ट का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट का करना है हमने। इंपोर्ट का क्या करना है कि के दे विचों 1 माइनस एमपीसी माइनस इंपोर्ट, इधर अगर आएंगे तो 1 माइनस, पहले तो एमपीसी में से हमने क्या करना था 1 माइनस टैक्स, अब माइनस एम पड़ा है, ऐसा कर लो, या फिर इसको ऐसा लिख लो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस एम। ऐसे लॉजिक समझ नहीं आएगा, पर ऐसे लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं, इंपोर्ट माइनस कर रहे हैं एक्चुअली बच्चा। ठीक है जी, बन गए फॉर्मूले। रुको एक क्वेश्चन तो कर लो, ऐसे पता कैसे लगेगा, ऐसे कैसे कर लो क्वेश्चन अपने आप। सबसे पहला काम आपने डिस्पोजल इनकम ढूंढनी है। डिस्पोजल इनकम कैसे ढूंढोगे, इनकम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो की कट दो टैक्स,
दो टैक्स, एक तो टैक्स कोई ऑटोनॉमस देने देना होंगे, एक का इनकम के हिसाब से टैक्स देना जिम्मे 30% वाला, तो दो टैक्स कटाओगे प्लस क्या कर देना इसमें ट्रांसफर पेमेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगी डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी। उसके बाद कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एमपीसी इंटू डिस्पोजेबल इनकम, तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाला ऊपर देखा हमने। अब इनकम कैसे निकालोगे, अगर 4 सेक्टर मॉडल है तो इनकम ऐसे निकाल लोगे, फिर क्या कर देना इसमें पुट कर देना और आपके पास क्या आ जाएगी भाई इनकम आ गई। अब मल्टीप्लायर में क्या करना था हमने 1/MPC ऐसे मल्टीप्लायर निकाल लेना तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट था और एक इंपोर्ट का मल्टीप्लायर, जैसे कंजम्पशन वाला था वैसे इंपोर्ट वाला आ गया, ऑटोनॉमस प्लस इनकम का कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। एम स्टैंड्स फॉर छोटा, एम स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, टू सेव था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक हो गया जी, ये आ गया इंपोर्ट का फंक्शन। इधर क्या आ गया लीकेजेस कब पावरफुल होंगी, लीकेजेस कब पावरफुल होंगी मतलब लीकेज ज्यादा हो जाएगी, लीकेज अगर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कट होगा कदों, अगर टैक्सेस ज्यादा है तो क्या होगा प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स, इससे क्या होगा टैक्स ज्यादा तो पैसा निकल गया तो लीकेज ज्यादा हो गई। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब लोग क्या करेंगे सेव ज्यादा करेंगे, सेव ज्यादा करेंगे तो फिर से लीकेज ज्यादा होगी। पढ़ क्या रहे हैं, द मोर पावरफुल लीकेजेस आर, कब लीकेजेस आर कॉज ड्यू टू, लीकेजेस कब ज्यादा होंगी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो लीकेज ज्यादा होगी, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली तो सरकारी सिक्योरिटी खरीद ली फिर तो पैसा किसी को जावड़िया गवर्नमेंट को, एक तरीके की सेविंग ही होगी, वो भी लीकेज होगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट सेविंग होगी फिर तो खर्चा नहीं होया लीकेज है। पेमेंट ऑफ डेट, रीपेमेंट ऑफ द डेट, लोन लिया था और रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट कर दी तो खर्चा नहीं किया तो लीकेज है। स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्पाइट गुड्स और सर्विस ही है नहीं तो मतलब खर्चा नहीं हो पाया बेसिकली, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर घट कद होगा जो गुड सर्विस ही है नहीं, जो डेट की रीपेमेंट करती, जो कॉर्पोरेट सेविंग्स हो गया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की इनकम, और लोग क्या करना चाहते हैं हार्ड कैश रखना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, फिनिश। अब क्वेश्चन करने थे, चलो घर से करके आना, कोई दिक्कत है तो कल बताना। कल करेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 मनी डिमांड, कल 8 ही करेंगे।